माइक्स बेटा, क्योंकि जितना माइक, जब कोई क्वेश्चन पूछूं या आपको कुछ पूछना हो तो माइक ओपन करके जवाब दो। फिलहाल माइक बंद रखो राहिम बेटा। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे, उनको ज़रा सा ये ब्रीफ इंट्रो दे दूँ, फिर इंट्रो देने के बाद हम अपनी क्लास का स्टार्ट लेते हैं। योर सब्जेक्ट कोड इज़ अकाउंटिंग 9706। जिन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल ओ लेवल्स में अकाउंटिंग पढ़ी है, उनको इस बात का पता होगा। जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी उनको उनको नहीं होगा। योर सब्जेक्ट नेम इज़ अकाउंटिंग एंड द कोड इज़ 9706। अकाउंट एएस का भी सेम कोड है और ए2 का भी सेम कोड है। अगर फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग पास्ट पेपर्स अगर आपको ढूंढने होते हैं तो आपको किस तरीके से मिलेंगे, 9706 इज योर ए लेवल्स कोड और आइडेंटिफिकेशन। वी हैव टू पेपर्स लाइक पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एमसीक्यूज पेपर। आपका जो पेपर 1 होगा वो एमसीक्यूज पेपर होगा, जिसमें आपको 30 एमसीक्यूज करने होंगे, 30 एमसीक्यूज करने होंगे। टोटल मार्क्स इज 30। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। आपके पास कितने, 1 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटे में आपको 30 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। 30 एमसीक्यूज का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल 30 मार्क्स। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई फॉर एग्जांपल हिडन मार्क्स नहीं है। अगर आपने 30 में से 15 सही किए तो 15 मिल जाएंगे, 20 सही किए तो 20 मिल जाएंगे, 8 सही किए तो 8 मिल जाएंगे। दिस इज द पेपर 1 concept beta. Second one is paper 2 structured question. Paper 2 means structured question. According to paper 2, paper 2 is divided into two portion means कि यार one is financial accounting और second one is cost accounting. साइंस वाले बच्चे जो हैं उनके लिए ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उनके लिए, और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए बिल्कुल न्यू अकाउंटिंग है। ना कॉमर्स के बच्चे ने पढ़ के आया होता है, ना साइंस के बच्चे को पता होता है। बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, कॉमर्स के बच्चे से ज्यादा अच्छा साइंस का बच्चा इसको पिकअप कर रहा होता है, क्योंकि जब वो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ के आता है तो जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसका BC ग्रेड लेकर आया है तो उसका दिमाग यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होती है। और कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल, उसमें ना कोई डेबिट ना कोई क्रेडिट, इस तरह की कोई कहानी नहीं होती। अगर आप क्वेश्चन पेपर की बात करते हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर वी हैव 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आप नंबर्स एलोकेशन की बात करते हो तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 1 30 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 is based on 15 marks, question number 3 is based on 15 marks and last question is based on 30 marks। तो इसका मतलब सर अगर पहला क्वेश्चन 30 मार्क्स का है और आखिरी क्वेश्चन 30 मार्क्स का है तो इसका टोटल कितना हो गया, 60 मार्क्स हो गए। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके कितने मार्क्स का हो गया, वो आपका हो गया फॉर एग्जांपल 15 और 15 30, यानी योर टोटल पेपर इज बेस्ड ऑन 90 मार्क्स। 90 में से फॉर एग्जांपल सर इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बता दें। टाइम ड्यूरेशन मींस 1 आवर 30 मिनट में इसको आपको कंप्लीट करना है। अब कोर्स कंटेंट की बात करते हैं तो कोर्स कंटेंट में फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत से बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। क्लास को मैं रेज्यूम कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होती है, वलीद अपना माइक बंद कीजिएगा। अगर आपको किसी को कोई कंफ्यूजन आती है, कोई क्वेश्चन रेज करना है तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। अगस्त मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनकी बेसिक्स, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा क्योंकि यू आर नॉट अ ओ लेवल्स स्टूडेंट, इतने समझदार तो हो, अपना अच्छा बुरा खुद फैसला कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस फॉर एग्जांपल टीचर्स स्टूडेंट्स दोनों के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे कभी इंटरनेट इश्यूज कभी डिफरेंट इश्यूज होते हैं।
but August is very important for you guys, especially for science student. अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए, अगर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, अगर किसी बिल्डिंग बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर्ड बनाना पड़ता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर्ड के अंदर बेईमानी की, या अगर स्ट्रक्चर्ड के अंदर कॉस्ट कम लगाई या मटेरियल खराब लगाया, तो इसका मतलब वक्ती तौर पे बिल्डिंग तो खड़ी हो जाएगी, बट वक्ती तौर पे मकान तो खड़ा हो जाएगा, मगर एक तेज हवा का झोंका, यानी एक खराब पेपर या एक खराब क्वेश्चन जो है ना, आपकी पूरी बुनियादों को हिला देगा। अगस्त इज वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। हम इस तरीके से इसको लेकर चलेंगे। शुरू की जो स्टार्टिंग क्लास है, फर्स्ट वीक एंड 1.5 वीक, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक्स को बनाऊंगा कि ये एसेट क्या है, एक्सपेंस क्या है, डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट क्यों करते हैं, एंड फिर मैं फॉरन कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ मूव कर जाऊंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग करते क्या है। हम स्टार्ट लेंगे अपनी कॉस्टिंग से, फिर हम मूव करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। सर सबसे इम्पोर्टेंट बात, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस, क्योंकि साइंस के बच्चे भी हैं, कॉमर्स के बच्चे भी हैं, ताकि जिन बच्चों को जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो भी हमारे साथ कोप कर ले। नेक्स्ट वीक हमारा कॉस्टिंग का वीक होगा, यानी नेक्स्ट वीक से हम कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे, एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ एएस लेवल अकाउंटिंग। और बहुत अच्छी चीज है, 30 मार्क्स, 30 आउट ऑफ 30 भी बनते हैं, 30 आउट ऑफ 25 भी बनते हैं, 15 भी बनते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि यार तुम कितना सीरियस लेते हो। मैंने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी, थोड़ा सा जल्दी से सम अप करूंगा। वी हैव 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन 5 मेजर हेड्स। मैं अगर कहूँ तो इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। अगर एक पिलर भी आगे पीछे हो जाएगा तो इसका मतलब हमारे मुसलमान होने पे डाउटफुल है। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 5 पिलर्स हैं, दे आर कॉल्ड एसेट, liabilities, capital, expense and revenue, and we can say that अल्सर। अल्सर अगर फॉर एग्जांपल बहुत से बच्चों को जब ये चीज याद नहीं रहती, तो आप फॉर एग्जांपल इसको इस तरह भी याद रख सकते हो, ALCER। अल्सर स्टैंड फॉर एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। सर एक एक इन पांचों हेड्स को डिस्कस करते हैं, देन फर्दर आगे चलते हैं कि यार ये इन हेड्स को हम किस तरीके से अपने पास लेकर चलेंगे। सर अगर मैं एसेट्स की बात करता हूँ, जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था, और लास्ट क्लास इज योर इंट्रोडक्टरी क्लास, तो उसमें हमने कुछ एसेट्स पढ़ा नहीं था। आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कि नंबर 1 इज एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? अगर हम एसेट्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो रिसोर्सेस विद अ मॉनेटरी वैल्यू, वो रिसोर्सेज जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, विच आर ओन बाय अ बिजनेस। एसेट्स क्या है कि रिसोर्सेज विच आर ओन बाय अ बिजनेस, वो रिसोर्सेज जिसको आप ओन करते हो, जिस पे आप अपना हक जता सकते हो, दिस इज कॉल्ड योर एसेट्स। एसेट्स मींस योर जायदाद ऑफ द बिजनेस। एसेट्स दो तरह के होते हैं भाई। एक आपके पास कौन सा एसेट कहलाएगा? करंट एसेट्स कहलाएगा। और दूसरा आपके पास कौन सा एसेट्स कहलाएगा? नॉन करंट एसेट्स कहलाएगा। सर ये दो डिस्टिंग्विश हैं, करना है इनको कि एसेट्स क्या होते हैं और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। अगर मैं एसेट्स की बात करता हूँ, नॉन करंट एसेट्स का दूसरा नाम क्या होगा? दिस इज कॉल्ड फिक्स एसेट्स। अगर मैं इसको आसान वर्ड्स में कह दूं, दिस इज कॉल्ड लेस देन 1 ईयर। अगर करंट एसेट्स की बात करता हूं, तो ये कौन से वाले एसेट्स होते हैं जिसको हम लेस देन 1 ईयर भी कहते हैं, और नॉन करंट कौन से वाले एसेट्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? मोर देन 1 ईयर। सर अगर मैं बात करता हूं कि करंट एसेट्स की, इसको हम अपनी जबान में क्या कह सकते हैं? शॉर्ट टर्म एसेट भी कह सकते हैं। और इसको हम और नॉन करंट को हम क्या कह सकते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट भी कह सकते हैं। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन करंट और नॉन करंट। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। इज इट ओके? यहाँ तक किसी Yes, का कोई sir. सवाल? Okay. यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट बेटा? नहीं सर।
ओ जी बेटा, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि एक और बार रिपीट करना है। ओके बेटा, क्या रिपीट करना है? ये जो एसेट्स के आपने 2 टाइप्स बताई, दोबारा से एक भाई बार देखें, रिपीट एसिड्स करना एसिड्स दो तरह के होते हैं आपके पास। एक करंट एसिड होता है और एक नॉन करंट एसिड होता है। करंट एसिड्स क्या होते हैं बेटा? लेस देन 1 ईयर, बट अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं, सिर्फ एक नॉन बता रहा हूँ आपके पास। करंट एसिड्स क्या है आपके पास? लेस देन 1 ईयर। नॉन करंट एसिड क्या है आपके पास? मोर देन 1 ईयर। अगर हम करंट एसिड्स को डिटेल में जाते हैं, अभी नॉन करंट एसिड को भूल जाओ, अभी हमें सिर्फ करंट एसिड्स को देखना है। स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स वालों को तो पता होगा, मगर वो भी इस बात को ध्यान से सुने। करंट एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो करंट एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड विद इन 1 ईयर। जो 1 साल में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? लेस देन 1 ईयर। वो क्या कहलाते हैं? करंट एसिड्स कहलाते हैं। और वी कैन स्टे दैट करंट एसिड्स की एग्जांपल और क्या हो सकती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो बहुत समझने वाली बात है कि यार करंट एसिड्स में क्या चीज आ रही होती है, कि अगर इस चीज को देखा जाए, एसिड्स दैट आर क्विकली टर्न इनटू कैश एंड आर ऑफ बेनिफिट्स दैट आर बिजनेस फॉर अ शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर। यानी क्विकली वो एसेट्स जो फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या कहलाता है? करंट एसेट्स कहलाते हैं। सर इसकी कोई एग्जांपल दोगे तो इजी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड नंबर 1 इन्वेंट्री। अनदर नेम ऑफ इन्वेंट्री इज स्टॉक। सेकंड वन इज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स मींस आगे ब्रैकेट में आपके लिए लिख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड कस्टमर्स। And what about bank? यानी cash at bank, and the last one is cash in hand. They are major example of current assets. सर करंट एसेट्स की जब भी बात करते हो, करंट एसेट्स का जब भी दिमाग में ख्याल आता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज पैदा होती है? कि इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री तुम सबको पता है, चाहे वो साइंस का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो। यार इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का ऑब्सलीट नाम स्टॉक होता है। यार आप कोई भी कारोबार कर रहे हो तो उसका मतलब आपकी इन्वेंट्री मौजूद है। इन्वेंट्री इन दी फॉर्म ऑफ कुछ भी हो सकता है, लाइक टेलीविजन हो सकता है, स्प्लिट्स हो सकता है, बैग्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, एप्पल पेंसिल हो सकती है। भाई मैंने कहा कि मेरा कारोबार जो है क्या किस चीज का है? क्लोथिंग का बिजनेस है। मैंने डॉल्मेन मॉल पे गया, डॉल्मेन मॉल पे फॉर एग्जांपल मैंने एक शॉप ओपन कर ली। अब जब मैंने एक शॉप ओपन की है तो मेरे पास टी शर्ट्स पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल शॉप का नाम जुडानो हो गया। अब जुडानो पे फॉर एग्जांपल मैंने व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, डिफरेंट कलर रेंज ऑफ की मैंने शर्ट्स लॉन्च कर दी। अब जब शर्ट लॉन्च की तो मैंने उसका साइज रखा है स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। मैंने स्मॉल के, क्योंकि नया बिजनेस है ना, मुझे नहीं मालूम कि मेरी इन्वेंट्री कब बिकेगी, तो मैंने सबके दो दो तीन तीन पीस बनवा लिए। अब एक बंदा आया, मगर इतना जबरदस्त आउटकम मिला कि मैंने कहा कि यार मेरा स्मॉल का, मीडियम का, सबका साइज बिक गया। अब मेरे पास बचा हुआ है लार्ज का एक पीस और एक्स्ट्रा लार्ज का एक पीस। एक बंदा आया अपने, उसने कहा कि यार मुझे मीडियम चाहिए। मैंने कहा सर ये इन्वेंट्री शॉर्ट हो गई है, ये इन्वेंट्री खत्म हो गई है। तो इसका मतलब आप क्या, आप पूछते क्या होगी कब आएगी, क्योंकि वो चीज आपको पसंद आई है, जब भी आप पूछ रहे हो कि कब आएगी। अक्सर जगहों पे भी जो 14 अगस्त वाला कहानी चल रही है, कुछ ऐसी इन्वेंट्री जो 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 ऑब्सलीट आइटम होता है, जो एक्सपायर माल होता है, जो खराब माल होता है, जो ना बिकने वाला होता है, वो सेल लगा के बेचा जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 5,000 का जुडानो की शर्ट है, या जुनेद जमशेद का जरा 2800 का है, तो इस वक्त 30% 40% ऑफ लगा हुआ है। मैंने कहा नाइकी के शूज 5,000 रुपए के हैं तो उस पर ऑफ लगा हुआ है। तो आप क्या करते हो? ये ऑफ का मतलब क्या है? इन लोग समझते हैं कि यार ऑफ का मतलब क्या, हम सब पागल हो जाते हैं। हम बोलते हैं यार जल्दी जल्दी रश आउट करो कि ये चीज फटाफट से लेने चलो। जो चीज नहीं बिक रही होती है तो आप उसको सेल लगा के बेचते हो। तो आप क्या करते हो? इससे इन्वेंट्री क्या होती है? फास्ट मूव होने लगती है, इन्वेंट्री कन्वर्ट होने लगती है कैश में। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, तफरी वाली एग्जाम्पल है। एक केले वाला है जो अपनी दुकान लेके, यानी अपनी अपना जो है रेली लेके निकलता है। फॉर एग्जाम्पल वो एक एक केले वाला खामोश बैठा हुआ है, एक केले वाला बहुत फंटर टाइप का है। उसने बोला कि यार कि 50 रुपए डजन, 50 रुपए डजन, 50 रुपए, और एक बिल्कुल चुप होके बैठा हुआ है, वो बेच रहा है 80 रुपए, 100 रुपए। तो इसका मतलब हमारी प्रेफरेंस क्या होगी? हम देखेंगे कि यार बनाना या केले किसके अच्छे हैं। यार 50 रुपए वाले के भी अच्छे हैं और 80 रुपए वाले के भी अच्छे हैं। तो हमारी प्रेफरेंस क्या होगी? जिसका
पैसा कम हो हम उससे खरीदेंगे, तो इसका मतलब उसने फॉर एग्जांपल वो 100 दर्जन केले लाया होगा, तो उसने फटाफट से कम पैसे रख के फटाफट से इन्वेंट्री को क्या कर दिया, बेच दिया, तो वो क्या करेगा फिर दोबारा रीपरचेज करेगा। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मींस इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। कोई सवाल किसी का? कोई सवाल यहाँ तक बेटा? नहीं सर। नो सर। नो सर। कोई भी बच्चे आपके पास फॉर एग्जांपल समाविया बेटा आप हो गए, सलमान आप हो गए, वाइज आप हो गए, समीस, साद अहमद नकवी, राहिम, वलीद, उमर, मानिया, हसन, बुशरा, किसी का भी कोई डाउट, किसी को भी कोई कंफ्यूजन? शैल वी प्रोसीड गाइस? यस सर। पक्की बात है, चलें आगे? यस अच्छा सर। भाई, अच्छा अब दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, यहाँ पर आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स। सर ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं भाई? बहुत आसान वर्ड्स में, अभी फॉर एग्जांपल जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना बच्चों को, तो थोड़ा सा मैं फ्रैंक हो जाता हूँ बेसिक्स पढ़ाते वक्त, क्योंकि ताकि जो है सबकी अटेंशन लगे, क्योंकि भाई अकाउंटिंग की जो थ्योरी का एरिया है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चा सो रहा होता है और टीचर सिर्फ बोल रहा होता है, और फिर है भी ऑनलाइन क्लासेस, तो जाहिर सी बात है, तो मुझे नहीं पता तुम लोग कौन पबजी खेल रहा है, कौन फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स यूज कर रहा है, तो तुम लोगों को एक्टिव भी रखना है। ये एग्जाम्पल्स आजकल के जो नए नए जनरेशन है ना, जो खासकर जिसको हम यूथ कहते हैं, जो हम बच्चे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले तो ट्रेड रिसीवेबल को समझो कि ट्रेड रिसीवेबल है क्या। ट्रेड ट्रेड मतलब क्या हो गया? तिजारत। ट्रेड मतलब हो गया ट्रेडिंग करना, ट्रेड मतलब कामकाज करना, ट्रेड मतलब रिसीवेबल, यानी हम ट्रेड को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी ट्रेड को हम रिसीव कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर अब गौर से इस बात को समझना कि यार इसको समझाने के लिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अली अब्बास क्लियर है बेटा? साथ हो मेरे? जी सर। ओके, अब समझ में आ रहा है, क्योंकि जब लास्ट ईयर जो लास्ट सेशन जो उसमें बैठे हुए थे वो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन की क्लास थी, वो बेसिक क्लास नहीं थी। एक चीज को भी मिस मत करना, सारे लेक्चर को अपने पास नोट डाउन करना, तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। जी जब जी मैं कोई सर। क्वेश्चन पूछूं तो जब माइक ओपन करोगे, बाकी अली इमरान आप अपना माइक बंद करें, सलमान माइक बंद करें बेटा, सलमान माइक बंद कीजिएगा बेटा प्लीज। सलमान, ओके थैंक यू गाइस। फिर आ जाए जल्दी से भाई ट्रेड रिसीवेबल्स पे। भाई ट्रेड रिसीवेबल्स को समझने से पहले एक ग्राउंड बनाते हैं, एक पिच बनाते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है। यार ट्रेड रिसीवेबल, देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, वन इज कैश ट्रांजैक्शंस और देयर आर सेकंड वन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। भाई इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक अच्छे लोग हैं और एक बुरे लोग हैं। भाई हमें अच्छे लोग वो लगते हैं जो कैश पे काम करते हैं। भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कारोबार करने बैठा हूं तो मुझे वो लोग पसंद है जो कैश डीलिंग पे काम करें। मुझे उन लोगों से शदीद नफरत है जो उधार, अक्सर जगहों पे फॉर एग्जांपल आगा खानी शॉप्स के अंदर जो स्माइली कम्युनिटीज हैं, आगा खानी कम्युनिटीज हैं, बुरी कम्युनिटीज हैं, उनकी शॉप पे बाकायदा लिखा होता है या बसेस के पीछे लिखा होता है उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। यानी वो उधार को तो उधार पहले ही लिख देते हैं कि भाई उधार वाले लोग इधर ना आए, कोशिश करें कैश की पार्टी आए, क्योंकि भाई हर चीज में प्रोज एंड कॉन्स हैं, कैश के भी हैं और क्रेडिट के भी हैं। सबसे पहले कैश को देखते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर पेड और रिसीव ऑन इमीडिएट बेसिस। कैश ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस हैं जो ऑन द स्पॉट क्या हो जाए, पे हो जाए या रिसीव हो जाए। सर इसकी एग्जांपल दोगे? सर आपका इम्तियाज स्टोर हो गया, आगाज स्टोर हो गया, मोडाज हो गया, चेजअप हो गया, ये हम में से किसी को नहीं जानते। हम क्या करते हैं कि स्टोर की तरफ मूव करते हैं, और भाई फॉर एग्जांपल स्टोर वाला तो हमारे पास नहीं आएगा ना, हम स्टोर की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू स्टोर वो हमें क्या करेगा, गुड्स जो है सेल करेगा, और अकॉर्डिंग टू कस्टमर हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे। जब हम अपने घर का ग्रोसरी सामान गुड्स परचेस कर लेंगे एज अ कस्टमर, हम उसको क्या कर देंगे, पे कर देंगे, इमीडिएट बेसिस पे कर देंगे, प्रॉम्प्ट बेसिस पे कर देंगे, ऑन द स्पॉट बेसिस पे कर देंगे। तो और वो जो स्टोर है वो क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो सर दिस इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। सर आपकी आवाज गई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
No. और उनका माइक डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि सिस्टम के अंदर भी उनकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा अब क्लियर है मेरी आवाज सबको? जी सर। जी सर, अब आ गई। तो वो बीच में स्क्रीन लैग हो गई थी, तो इस तरह का भी हो तो मुझे मैसेज कर दिया करो। थैंक यू। ये कौन था भाई? हाथ, आई थिंक। थैंक यू। देखो स्क्रीन शेयर हुई। जी, स्क्रीन तो आ रही है। मगर मेरे पास शेयर नहीं हो रही है। 1 मिनट रुके। अब आई थिंक हो गई होगी स्क्रीन शेयर। चेक करो। सर अब तो खत्म हो गई स्क्रीन शेयर। वेट 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 वेट। अब देखो, चेक करो। हाँ हो गई सर। चले भाई, कहाँ से मिस हुआ था लेक्चर? यहाँ से क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? उधार। भाई क्रेडिट का मतलब जब भी लिखा हुआ आ जाए ना, तो इस बात को समझ लेना कि क्रेडिट मींस उधार होता है भाई। इस बात को लिख लेना। अब वो उधार समझना है कि वो उधार आइदर एसेट बनेगा या क्या बनेगा, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो भाई फॉर एग्जाम्पल, मुझे सबसे पहले ये एक बात बताओ कि जिंदगी में फॉर एग्जाम्पल कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि तुम्हारे अम्मा अब्बा नहीं है घर में, तुमको बहुत भूख लगी है, या फॉर एग्जाम्पल तुमको कोई एनर्जी लेनी है और तुम जो है खाना खा के अपने घर के नीचे गए और तुमने कहा कि यार ये हम लोग ले रहे हैं और पैसे बाद में दे देंगे। कभी किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उस किसी फॉर एग्जांपल लड़की को चॉकलेट्स खानी थी, कुछ क्या नाम है, किसी को फॉर एग्जांपल मैगी लेना था, किसी को बिस्किट्स लेना था, कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ तुम्हारे जेब में पैसे ना हो और तुमने दुकानदार को बोला, अपने एरिया में उतरे और दुकानदार को कहा कि यार पैसे कल दे दूंगा या बाद में दे दूंगा या दे दूंगी? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ? जी। अहमद के साथ हो गया। और किसी के साथ? और किसी के साथ? कहाँ गायब हो गए सबके सब?
सर कॉलेज कैंटीन में हुआ था, वो कॉलेज स्कूल कैंटीन में? कैंटीन। स्कूल कैंटीन में क्या हुआ था, क्या ले रहे थे भाई तुम? सर वो हम लोग यूजुअली अपने कॉलेज के कैंटीन के अंकल से बोलते थे कि हम लोग का हिसाब निकले और एंड ऑफ वीक में हम लोग देते थे। जबरदस्त, ऐसा ही होता था ना? तो ऐसा तो नहीं करते थे 1 साल बाद देते थे, 2 साल बाद देते थे? नहीं ऐसा नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करते थे। और बहुत से ऐसे माशाल्लाह पढ़े लिखे इधर लोग होंगे जिसको फॉर एग्जांपल जरा सा कॉलेज की एक क्लास खत्म होती है तो सर हम एनर्जी लेकर आ जाएं बाहर जाके, या फॉर एग्जांपल कॉलेज की छुट्टी होती है फॉर एग्जांपल के सर हम एनर्जी लेकर आ जाएं बाहर जाके। ऐसे बहुत से लोग होंगे, वो समझदार हैं, अक्लमंद होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ऐसा है तो वो दुकानदार को कहते होंगे अली भाई, फरहान भाई, रहमान भाई, मैं ये मेरे अकाउंट में लिख दो, पैसे मैं बाद में दे दूंगा। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ? वो जी लंबी क्लास के बाद तो बहुत जरूरी होता है। हाँ, लंबी क्लास के बाद एनर्जी तो बहुत जरूरी है, समझ गया मैं, आ जाओ। मगर अभी तो यहाँ पर कोई एनर्जी की जरूरत नहीं, तुम अपने घर में बैठे हो तो कोई ऐसा कुछ सीन बनेगा नहीं। तो यहाँ कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया। अब गौर से मेरी बात को समझना भाई, जब भी आप किसी से, किसी स्टोर वाले से, किसी दुकानदार से, किसी बंदे से कोई चीज ले आते हो और उसके पैसे बदले में पैसे नहीं देते, मैं अगर फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, स्टोर वाले ने तुम्हें एज अ कस्टमर माल बेच दिया, तो स्टोर वाले ने तुमको क्या किया है? अगर मैं ये देखो, ये कस्टमर की बात करता हूं, या देखिएगा कस्टमर ने क्या किया है और स्टोर ने क्या किया है। स्टोर ने तुमको क्या कर दिया? माल सेल कर दिया, और तुमने क्या कर लिया? परचेज कर लिया। भाई इस कायनात में दो ही चीजें हैं कि सेल और परचेज, सेल परचेज, सेल परचेज। दुनिया गोल है आपके पास। तो इसका मतलब, अच्छा बीच में कंडीशन क्या आ गई है? जो सेल और परचेज हुआ है ना, वो दोनों किस पे हुआ है? क्रेडिट पे हुआ है। तो इस बात को समझने वाली चीज है कि यार जो सेल हुआ है, कस्टमर ने जो किया है वो तो क्रेडिट पे परचेज किया है, और जो स्टोर ने किया है वो क्या किया है? क्रेडिट पे सेल किया है। तो इसका मतलब जब तक आप पे नहीं कर देते या जब तक आपको मिल नहीं जाता, तो यहाँ पर ये पैदा हो गया ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर कस्टमर ने परचेज किया है तो इसका मतलब कस्टमर को पैसे क्या करने? पे करने हैं। कस्टमर को पैसे क्या करने हैं? पे करने हैं। और अगर स्टोर ने सेल किया है तो स्टोर को पैसे क्या करने हैं? रिसीव करने हैं। इज इट सही है? 1 मिनट बेटा, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर ये पैसा ऑन द स्पॉट आ गया या ऑन द स्पॉट चला गया तो इसका मतलब वो कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का क्या हो गया? अगर कस्टमर फॉर एग्जांपल, तो पहले आपके पास अगर देखते हो तो इसका मतलब कस्टमर ने परचेज किया था, उसको पे करना है। तो इसका मतलब स्टोर के लिए कस्टमर को, स्टोर के लिए कस्टमर कौन है? रिसीवेबल है, और कस्टमर के लिए ये कौन है? पेबल्स है। तो अगर मैं कहता हूं स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, तो अगर देखा जाए स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर जो होगा वो क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल्स होगा, आगे ब्रैकेट में लिख दो। और कस्टमर के लिए, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए स्टोर कौन होगा? ट्रेड पेबल होगा। यहां तक अगर किसी का कोई चीज है तो बताओ। सर ये एंड का थोड़ा सा हिस्सा ना दोबारा समझा दे। ओके बेटा, भाई यहाँ पर अगर आप देखते हो तो असल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या चीज देखते हो कि भाई देखो, अली अब्बास, तुमने कोई चीज परचेज की है ना उधार पे, तो उधार पे परचेज करने का मतलब क्या हो गया कि भाई तुम्हें पैसे किसी को दे। जैसे मैं वेल्स कॉलेज की बात करता हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनसे अगस्त की फीस अब तक पे नहीं की होगी या एडमिशन फीस पे नहीं की होगी। वेल्स कॉलेज एक स्टोर है और तुम लोग उसके कस्टमर्स हो। तो वेल्स कॉलेज तुम्हें क्या कर रहा है? बहुत से लोगों को, बहुत से लोग पैसे पे कर चुके होंगे, तो उसका मतलब वो कैश ट्रांजेक्शन है। अब अटेंडेंस के लिए कोई नाम रिकॉल किए जाते हैं तो कुछ बच्चों के XYZ 3 नाम आते हैं, उन्होंने कहा कि यार आपकी फीस पे नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू वेल्स कॉलेज से एक्स को, वाई को, जेड से क्या करने? पैसे लेने हैं।
और अकॉर्डिंग टू XYZ वेल्स कॉलेज को पैसे देने, यानी कस्टमर अगर XYZ क्या है वेल्स कॉलेज के लिए पेबल्स है और वेल्स कॉलेज के लिए XYZ क्या है रिसीवेबल्स है। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। आई होप तुम्हें क्लियर होगी अब। जी सर, थैंक यू। इसके अलावा और किसी को कोई डाउट? शैल वी प्रोसीड गाइस? यस सर। सब आगे चले भाई, जी सर। समाविया आगे चले, मानिया आगे चले बेटा। इसके बाद समी आगे चले बेटा। बुशरा, इज इट ओके बेटा? Yes, sir. बुशरा, यू आर अ साइंस स्टूडेंट बेटा? Sir. जी बेटा। Yes, sir. बुशरा, इज इट ओके? एवरीथिंग इज ओके बेटा? कोई मैसअप तो नहीं हो रही चीजें? No, sir. अच्छा, बाकी इसके अलावा मुझे एक बार कंफर्म कर दो साइंस के और कौन कौन है प्लीज बेटा। अपना हैंड रेज कर दो। जूम मीटिंग के अंदर ही ऑप्शन होता है। मोहम्मद अली इमरान, अली अब्बास, हसन अली 3, बुशरा 4, अहमद उस्मानी 5 एंड बाकी सब जो है अहमद राना, अयान फैसल, राहिम खान 6। इसका मतलब हमारे पास 6 साइंस के बच्चे हैं और बाकी सब कॉमर्स के हैं। जी बाकी सर। सब कॉमर्स के। ओके, वाजिक रफीक आप भी साइंस के हो आई थिंक। वाजिब आप भी, वाइज नाम है, सॉरी वाइज आप भी साइंस के हो बेटा? से पहले सेमेस्टर तब भी कॉमर्स में वो नहीं, कॉमर्स में ओ लेवल्स अकाउंट्स दिया है इससे पहले कभी बेटा? नहीं सर। ओके ओके, चलो सही है। जितने साइंस के बच्चे हैं सबको ये बात क्लियर है भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी है? कुछ है भाई? आगे चले। यस सर। शुरू में टीचर को भी जान लगानी है और बच्चों ने भी जान लगानी है। देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन भाई। अगर ट्रेन जो है पटरी के बगैर नहीं चल सकती तो हमारा रिश्ता ऐसा ही है। अगस्त मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस स्टूडेंट क्योंकि ओ लेवल्स वाले ये तो पढ़ के आए हुए होते हैं तकरीबन। भाई मैं थोड़ा सा आगे थर्ड की तरफ मूव कर रहा हूँ। जो बैंक होता है, बैंक को एक्सप्लेन करने की मुझे इतनी जरूरत नहीं है। बैंक मतलब बैंक बैलेंस जो हमारे अकाउंट में पड़ा है, हमें जरूरत होगी हम निकलवा लेंगे, हमें जरूरत होगी हम डलवा लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसे हम सब प्यार करते हैं, दिस इज कॉल्ड कैश। कैश इन हैंड, हमारे हाथ में कितना पड़ा हुआ है कि पैसे का आना, पैसे का जाना। अगेन पैसा आएगा, पैसा जाएगा। दिस इज द मेजर एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स। अगर मैं सम अप करता हूं शॉर्ट टर्म में, तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड विद इन 1 ईयर। The example of current assets is inventory, trade receivables, bank and cash. They are major example of current assets. अब मैं जा रहा हूँ नॉन करंट एसेट्स की तरफ। व्हाट इज नॉन करंट एसेट्स भाई? नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड मोर देन 1 ईयर। भाई जिसको 1 साल से ज्यादा का अरसा इस्तेमाल करते हो। आयशा बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप जिस घर में रहते हो कितना टाइम हो गया आपको? हेलो बुशरा, सॉरी बुशरा, आप जिस घर में रहते हो आपको कितना टाइम हो गया बेटा? 4 years. 4 इयर्स। 4 इयर्स से कोई अबव है ना इस मीटिंग में? पूरा बस अबव से एयर कोई है ऐसा बंदा जिसके घर में, जिसको रहते हुए 4 साल से ज्यादा हो गए हो? सर सर मैं 19 ईयर। यस। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, एक एक करके बताओ। हम लोग जो है ना वो नहीं कर रहे, आमिर लियाकत का शोर तुक्का वाला नहीं चल रहा है। एक एक करके बताओ। 16 साल। 16 साल भाई, चलो भाई 16 वाला। 16 से ऊपर है कोई? 18 है सर। 16 19 कितने कितने? 19 ईयर। ओ भाई 19 वाला वाइज भाई, 19 से कोई ऊपर है भाई? सर आप बताएं। 9 भाई मैं पहले जो रहता था वो 18 इयर्स हुए थे, अब जिस जगह रह रहा हूँ तो आई थिंक वो 13 इयर्स है। तो उसका मतलब मैं भी तुम लोगों से पीछे हूँ। 19 वाले ऊपर आ जाओ मैदान में। वाइज रफीक, वाइज मेरा अगला तुमसे सवाल है, क्यों चेंज नहीं करते हो घर भाई? क्या वजह है, क्यों 19 साल से इस घर में रह रहे हो? सर किसी ने 24 भी बोला है किसने 24 बोला है भाई? चैट सेक्शन में। 24 वाला है कोई? 24 साल पहले पैदा होना चाहिए पहले उसको। वलीद भाई आप 24 इयर्स से आप इस घर में रह रहे हो? वलीद माइक ओपन कर ले भाई। ऐसा समझो कि पबजी खेल रहे हो।
माइक माइक चैट यूज नहीं करता मैं आपको, मैंने पहले ही बताया कि मुझे माइक वाले लोग पसंद है। लॉजिक बता रहा हूँ जल्दी से। साथ अली अब्बास, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है बेटा। देखिए भाई, मैं 19 इयर्स वाले की बात ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, या 24 इयर्स की बात ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे जो आंसर चाहिए था वो मुझे मिला नहीं। कि किसी बच्चे ने कहा कि मैं सर 19 ईयर्स से रह रहा हूँ, किसी बच्चे ने कहा मैं 24 ईयर्स से रह रहा हूँ। तो इसका आंसर ये था, मैंने पूछा कि चेंज क्यों नहीं करते, तो वो मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता था। सर फॉर एग्जांपल हमारा घर एरिया के हिसाब से बहुत जबरदस्त है, प्राइम लोकेशन पे बना हुआ है, ऑटोज की, टैक्सी की, करीम उबर की फैसिलिटीज मौजूद है। सबसे अच्छी बात, मस्जिद बहुत करीब है, बाउंड्री वॉल है, सिक्योरिटीज बहुत जबरदस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेबर्स वगैरह जबरदस्त है। हमारी जरूरत नहीं है चेंज करने की, जब तक हमें इस घर में बेनिफिट्स मिल रहे हैं हम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर आपकी गाड़ी हो गई, सर आपका मकान हो गया, सर आपका फर्नीचर हो गया, सर आपका डाइनिंग टेबल हो गया, सर आपका स्प्लिट हो गया, सर आपका टेलीविजन हो गया। सर दे आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स, सर दे आर कॉल्ड नॉन करंट टेंजिबल एसेट, जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप महसूस कर सकते हो, जिसको आप 1 साल से ज्यादा का अरसा क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कहता है कि यार मोर देन आपके पास, अगर कहते हो कि मोर देन 1 ईयर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जिसको आप 1 साल से ज्यादा का अरसा यूज करते हो, कंज्यूम करते हो, वो क्या कहलाते हैं, नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। अब नॉन करंट एसेट में लैंड आ गया, मशीन आ गया, इक्विपमेंट आ गया, लॉरी आ गया, ट्रक आ गया, मोटर व्हीकल आ गया। आपके पास ये सारी एग्जाम्पल किस में आ जाती है, नॉन करंट एसेट्स में आ जाती है। नॉन करंट एसेट्स में जैसे फॉर एग्जांपल आपका बेडरूम का फर्नीचर है यार, जब तक आप उसको चेंज नहीं करते हो, जब तक आपको पता है कि यार मुझे उस पर सोना ही है, फॉर एग्जांपल जब तक वो खराब नहीं हो जाता, जब तक वो मतलब टूट फूट नहीं जाता, जब तक उसका रंग खराब नहीं हो जाता, कोई अल्लाह ना करे दीमक शीमक ना आ जाती, जब तक आप उसको यूज करते हो, उसके बेनिफिट्स को अवेल करते हो, जब तक आपके घर का स्प्लिट चल रहा है आप उसको चलाओगे, जब तक उसमें कोई मेजर फॉल्ट ना आ जाए, मेजर कोई इश्यू ना आ जाए, आप जब तक उसको यूज करोगे। आपके घर की गाड़ी, आपके घर का बाइक, मोर देन 1 ईयर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी हर साल लोगे या बाइक हर साल लोगे, कम से कम 2 3 4 साल चलाओगे, चलाने के बाद जहां वो कंप्लेन करेगी आप क्या करोगे, उसको बेच दोगे। तो दे आर कॉल्ड एग्जांपल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। यहां तक किसी का कोई सवाल? सर नॉन करंट एसेट्स की एग्जांपल क्या हो सकती है? प्रेमाइसेस हो सकता है सर, प्रेमाइसेस के साथ फॉर एग्जांपल और क्या हो सकता है, आपके पास मोटर व्हीकल हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्सचर्स हो गया, फिटिंग हो गया, इस तरह की जो चीजें हो गई वो क्या कहलाएंगी, आपके पास नॉन करंट एसेट्स कहलाएंगी। अनदर नेम ऑफ नॉन करंट एसेट इज फिक्स्ड एसेट। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई डाउट बेटा? नहीं सर। आगे चले? Yes, sir. यस। चले भाई, इसके बाद नेक्स्ट हेड आपके पास क्या आ जाता है, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज दो तरह की होती हैं, आपके पास कौन कौन सी होंगी बेटा? एक आपके पास लाइबिलिटीज आपके पास दो तरह की होंगी। एक आपके पास क्या होगी, करंट होगी, और एक आपके पास नॉन करंट होगी। एसेट्स क्या था, थिंग्स रिसोर्सेज विच वी ओन, और लाइबिलिटीज क्या हो गया, थिंग रिसोर्सेज विच वी ओड। यानी अगर दो तरह की लाइबिलिटीज आपके पास है, क्या आप एक करंट लाइबिलिटीज कहलाती हैं और एक आपके पास क्या कहलाती है, दो तरह की आपके पास लाइबिलिटीज होंगी, एक करंट होगी और एक आपके पास क्या होगी, नॉन करंट होगी। करंट में आपके पास क्या है कि फॉर एग्जांपल
current liability, and the second one is करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात करते हो तो करंट लाइबिलिटीज की डेफिनेशन क्या हो जाती है? करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज व्हिच आर पेड विद इन 1 ईयर. और नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है? पेड मोर देन 1 ईयर. करंट लाइबिलिटीज क्या जो 1 साल में अगर आप करंट लाइबिलिटीज की बात करते हो तो वो लाइबिलिटीज जो 1 साल में पे हो जाए वो क्या कहलाती है? करंट लाइबिलिटीज है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेड पेबल्स जो एक्सप्लेन कर रहा था, इसमें सबसे पहले एग्जांपल्स क्या आ जाती है? ट्रेड पेबल्स मतलब हमें किसी को पैसे देने हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब हमें किसी से पैसे लेने हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट. हमने बैंक से कर्जा लिया शॉर्ट टर्म के लिए जिसको 1 ईयर में क्या करना है? वापस करना है. और नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है? बैंक लोन. आप लोन लेते हो इस वजह से लेते हो कि यार उसको आप फौरन पे रीपे नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप 1 साल से ज्यादा का टाइम में पे करोगे तो वो क्या कहलाएगा? बैंक लोन कहलाएगा. और करंट लाइबिलिटीज की अगर बात करते हो तो वो क्या? पेड विद इन 1 ईयर. ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल्स आर द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स एंड ट्रेड पेबल आर द पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज. यहां तक क्लियर है बेटा सबको? जी सर. यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. जी सर. बाकी जी सर. सबको? यस सर. Yes, sir. अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा फर्दर मूव करते हैं. कैपिटल. यार कैपिटल की एक्सप्लेनेशन कोई इतनी खास नहीं है. कैपिटल को समझने के लिए बिल्कुल एक छोटी सी बात समझो. कैपिटल मींस सरमाया टू स्टार्टिंग अ बिजनेस. टू स्टार्टिंग अ बिजनेस मतलब क्या हो गया? टू स्टार्टेड अ बिजनेस. अगर टू स्टार्टेड अ बिजनेस की अगर मैं बात करता हूँ, आपने क्या किया? तो एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो एक बिजनेस कमेंस किया. कोई भी बिजनेस, कोई भी कारोबार स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, मनी चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है. यानी करंट एसेट चाहिए होते हैं, नॉन करंट एसेट चाहिए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने एक दुकान खोलनी है. अब दुकान खोलने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल एक जगह लेनी पड़ेगी. जगह लेने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास वो जगह ले रहे हो, तो वो फॉर एग्जाम्पल उस जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो. पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आप क्या करोगे? उधर काम करोगे. काम करने के बाद इसका मतलब क्या हो गया? उससे आप कमाओगे. अब कोई भी कारोबार हो, कोई भी बिजनेस हो, जब भी वो स्टार्ट होगा, जब भी वो बिजनेस शुरू होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या बात कर रहे होते हैं? टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, टू कमेंस अ न्यू बिजनेस. जब भी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो इसका मतलब आप उसमें जो पैसा लगा रहे हो, चाहे वो पैसा कैश की फॉर्म में हो, चाहे वो पैसा बैंक की फॉर्म में हो, चाहे वो पैसा नॉन करंट एसेट की फॉर्म में. आपने बोला मैं गाड़ियों का काम स्टार्ट कर रहा हूँ, शोरूम खोल रहा हूँ. अब शोरूम खोलने के लिए आपके पास फॉर एग्जांपल एक 15 लाख रुपए है. 15 लाख रुपए की आपने एक गाड़ी ली मीरा. तो इसका मतलब आपने 15 लाख रुपए क्या किए? इन्वेस्ट कर दिए गाड़ी के अंदर. 15 लाख की जगह वो 16 लाख में बेच दी. अब आपके पास 15 लाख रुपए इज योर इन्वेस्टमेंट और लाख रुपए इज योर प्रॉफिट. अब आपके पास क्या हो गए? 16 लाख हो गए. 16 लाख से आपने फिर दोबारा गाड़ी खरीदी. आप दोबारा गाड़ी खरीदने के बाद तो उसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो इसका मतलब क्या है कि भाई कैपिटल की सीधी सीधी डेफिनेशन है कि यार टू स्टार्टेड अ बिजनेस, टू स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन फॉर एग्जांपल टू स्टार्टेड अ बिजनेस, टू कमेंस अ बिजनेस. जब भी कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो उसके लिए क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए. एंड द सेकंड लास्ट वन इज एक्सपेंस.
एक्सपेंस मतलब द कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑपरेशंस। द कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑपरेशंस का मतलब क्या हो गया, आपके पास कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑपरेशंस मींस कि यार आपके पास बिजनेस को रन करने के लिए जो एक्सपेंस इनकर किया जाता है वो क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जगह नहीं थी, जगह रेंट पे ली, तो भाई रेंट पे लेने का मतलब क्या, रेंट इज योर एक्सपेंस ना। तो भाई आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, रेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो आपने क्या किया, आपने जगह ली है रेंट पे, तो कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑपरेशन। फिर आपने बोला यार मुझे बंदे रखने, अब जब बंदे रखोगे तो उनको सैलरी दोगे, तो अगेन कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑपरेशंस। आपने बोला यार अब मुझे क्या करना है कि फॉर एग्जांपल इस पे यूटिलिटीज इस्तेमाल करनी है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, वाटर टैक्स हो गया, तो अब आप उसको पे करोगे तो वो क्या होगा आपके लिए, कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑपरेशंस यानी आपका एक्सपेंस होगा। आपने बोला यार कि फॉर एग्जांपल मुझे लोगों को मुझे इंश्योरेंस कराना है जगह का, तो अगेन ये भी क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑपरेशंस होगा। तो सर इसका मतलब है जो एसेट और लायबिलिटीज में दो टाइप्स होती हैं, कैपिटल और एक्सपेंसेस में कुछ भी ऐसा नहीं होता। यहाँ तक किसी को कोई मसला? सर कैपिटल और एसेट्स के बीच जरा ना डिफरेंस क्लियर करता हूँ, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। कैपिटल और एसेट्स के बीच डिफरेंस क्या हो? बेटा क्या क्या कंफ्यूजन है, आप मुझे बताओगे तो पता चलेगा ना बेटा। जैसे कि कैपिटल आप कह रहे हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो अपना सरमाया लगाता है, आप अपना जो क्या कहते हैं आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है मेनली, और फिर सर एसेट भी तो वही होता है, एसेट भी तो वही होता है जब आप बिजनेस स्टार्ट। एसेट बेटा वो नहीं होता, एसेट होता है रिसोर्सेज व्हिच वी ओन, रिसोर्सेज विद अ मॉनेटरी वैल्यू, वो रिसोर्सेज जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो। बेटा बिजनेस तो वन टाइम स्टार्ट होगा ना बेटा, बिजनेस की मॉनेटरी वैल्यू कब बनेगी, जब उसमें आप पैसा लगाओगे तो मॉनेटरी वैल्यू बनेगी ना। जमीन है, खाली जमीन, लैंड है, लैंड इज योर कौन सा है, नॉन करंट एसेट। अब खाली जमीन आपका नॉन करंट एसेट है, अब खाली जमीन पड़ी है, वो तो एसेट है ना। अब उसने बोला, आपने बोला है मैं खाली जमीन पे प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ या एग्रीकल्चर लैंड बना रहा हूँ, तो उस पर मैं क्या लगाऊंगा, पैसा लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो वो जमीन अब मेरी जमीन नहीं रही, वो मेरा क्या हो गया, बिजनेस हो गया। अब वहां से मैं क्या करूंगा, कैपिटल मैंने लगा दिया, अब उससे मैं रेवेन्यू जनरेट करूंगा। तो बहुत फर्क है ना कैपिटल और एसेट्स में। तो ओके सर, अब समझ आ गया, पहले कंफ्यूजन हो रही थी। ओके, लास्ट वन इज रेवेन्यू। भाई मैं रेवेन्यू की अगर बात करता हूँ तो रेवेन्यू का मतलब आपके पास क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके पास रेवेन्यू की अगर बात करता हूँ तो रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, एक मिनट बेटा। लास्ट वन इज रेवेन्यू। रेवेन्यू मींस कि यार फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक चेन समझाता हूँ ताकि आपको ये पांचों हेड्स को रखते हुए समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि पांचों हेड्स को रख के समझाता हूँ। फिर आपके पास सबसे पहले आपने कैपिटल, आप बिजनेस पे आ जाओ। एक लैंड हो गई, लैंड मतलब नॉन करंट एसेट हो गई, एक जमीन हो गई। आपका उधर प्लान है इंडस्ट्री लगाना, एक फैक्ट्री लगाना। आपने नॉन करंट एसेट आपके पास मौजूद था, जो किस फॉर्म में था, जमीन की फॉर्म में था। आपने उधर पैसा लगा दिया, कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, यानी उधर एक कंपनी यानी एक फैक्ट्री बना दी। फैक्ट्री बना दी आपने, तो इसका मतलब जब फैक्ट्री बनाई तो वो क्या हो गया, यानी जमीन में इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैपिटल लगा दिया। अब आपने फिर बोला कि मैं वहां पर जब बना रहा हूं तो मैं बाहर से मशीन इंपोर्ट्स करवाता हूं। तो आपने 2-3 मशीन इंपोर्ट करवाई, सारी फैक्ट्री की सारी सेटिंग्स की, सब कुछ किया, नहीं आपने कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया।
फिर आपने बोला कि यार मैं अब क्या करूंगा, इधर कॉस्ट ऑफ रनिंग यानी ऑपरेशंस को चलाने के लिए स्टाफ रखूंगा, सुपरवाइजर रखूंगा, जनरेटर लाऊंगा, फॉर एग्जांपल क्या गेट कीपर्स लाऊंगा। तो मैं इन सबको क्या दूंगा, किसी को सैलरी दूंगा, जगह का इंश्योरेंस करवाऊंगा, यूटिलिटीज इस्तेमाल करूंगा। तो इसका मतलब मेरे पास एक एसेट था, उस एसेट में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैपिटल लगा दिया। कैपिटल लगाने के बाद द कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन को चलाने के लिए जो जो जायज खर्चे थे ना, वो मैंने करना शुरू कर दिए। तो इसका मतलब एसेट हो गया, कैपिटल हो गया, एक्सपेंस हो गया। अब जब एसेट हो गया, एक्सपेंस हो गया, कैपिटल हो गया, तो फिर मेरा फैक्ट्री में माल बनना शुरू हुआ, गुड्स बनने शुरू हुए। तो मैंने क्या किया, गुड्स जब बनना शुरू हुए तो मैंने सप्लाई करना शुरू किया। मैं इंटीरियर सिंध बेचने लगा, मैं कराची के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बेचने लगा, मैं कैश पे भी बेचने लगा और मैं क्रेडिट पे भी बेचने लगा। जब मैंने क्रेडिट पे बेचना शुरू किया तो उसका मतलब वहां पर मेरा क्या हो गया, क्या प्रोड्यूस हो गया, लायबिलिटीज प्रोड्यूस हो गई। यानी मैंने अपना माल लोगों को सेल करना शुरू कर दिया है, मैंने अपना माल लोगों को सोल्ड करना शुरू कर दिया है। तो विच मीन्स कि यार यहाँ पर लायबिलिटीज भी इन्वॉल्व हो गई है। अच्छा, फिर इसके बाद फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर क्या हो गया, आखिरी चीज, फिर मैंने कहा कि मैं उससे क्या करने लगा हूँ, रेवेन्यू जनरेट करने लगा हूँ। यानी रेवेन्यू मतलब इनकम जनरेट करने लगा हूँ। अब जब गुड्स बनना शुरू हो गए, गुड्स बन के बिकना शुरू हो गए, तो उससे मेरा क्या हो गया, फैक्ट्री के अंदर रेवेन्यू स्टार्ट हो गया, यानी मेरी आमदनी स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब मेरी आमदनी जब स्टार्ट हो गई तो मेरे खर्चे भी निकलेंगे उसी पैसों से। जब मेरी आमदनी स्टार्ट हो गई तो मैं लोगों को क्या करूंगा, उसी पैसों से एक्सपेंसेस भी बेयर करूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब मैंने आमदनी में से खर्चों को माइनस किया तो मेरे हाथ में क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, इनकम आ गया। दिस इज द कंप्लीट चेन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, दिस इज द कंप्लीट चेन ऑफ हेड्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकता है वो। इज इट ओके? यहाँ तक सर- क्लियर बेटा? किसी का कोई सवाल? जी बेटा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपके जी जो एसेट्स होते हैं वो आपके प्रोड्यूसर का जो मेन बेस माल होता है, जैसे लैंड और जो मेन आपके नेचुरल रिसोर्सेज है, वो होगा एसेट्स। जी बेटा, वो एसेट्स आपके कहलाते हैं। सही। एसेट्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल देखो, एसेट्स मतलब आपके पास 3 तरह के, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल मतलब जिनको उधार में माल बेचा है वो इंसान, वो शख्स, वो फैक्ट्रीज, और इसके बाद बैंक और कैश। और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं आपके पास, आपके पास जो लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, लॉरी, ट्रक, प्रेमिसेस, मोटर व्हीकल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस तरह की चीजें होती हैं वो क्या कहलाती है बेटा, नॉन करंट एसेट्स कहलाती है। अच्छा, मैं इसकी और सर फिर आपके लायबिलिटीज क्या होती है जो आप अपने कस्टमर्स को ओ करते हैं? जी बेटा, जो कस्टमर से लेने होते हैं, फॉर एग्जांपल जब तक वो हमें पे नहीं कर देता, वो ऐसी बात है, वो उनके ऊपर क्या लायबिलिटीज है। अच्छा सही। फिर आपका कैपिटल वो है जो माल आप अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे कंप्यूटर, टेबल, कुर्सी, लेबर जाहिर सी वगैरह। बात, इन दी फॉर्म ऑफ नॉन करंट एसेट या इन दी फॉर्म ऑफ करंट एसेट्स बेटा। सही है। और फिर आपके एक्सपेंसेस वो होते हैं जो इन सबको कंटिन्यू यूज में रखने के लिए जो आप खर्चा जाहिर करते सी हैं। बात है। जी बेटा। सही है। और रेवेन्यू फिर आपका फाइनल प्रॉफिट है। रेवेन्यू इज माय नॉट प्रॉफिट, इनकम इज योर प्रॉफिट। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस निकलने के बाद दिस इज आवर फाइनल प्रॉफिट बेटा। अच्छा सही, थैंक यू सर। बुशरा, बुशरा इज इट ओके बेटा? हसन अली ओके? Yes, sir. बेटा कल की क्लास बहुत नहीं, आई थिंक थर्सडे की 2 आवर्स हमारी क्लास है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। मैं उसमें डबल एंट्री प्रिंसिपल्स बताऊंगा कि यार इनको ट्रीट करना सिखाऊंगा कि यार ये डेबिट क्रेडिट कब होते हैं, क्यों होते हैं, क्या रीजन है। उसके हिसाब से थर्सडे की क्लास मेक श्योर कीजिएगा कि 5 से 7 मिनट का 5 से 10 मिनट का एवरेज है। इसके बाद मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, किसी बच्चे का कोई मिस ना हो। यही अटेंडेंस, यही स्पिरिट चाहिए बेटा आप लोगों के लिए, अगर फॉर एग्जाम्पल अच्छा ग्रेड चाहते हो तो। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास बेटा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर।